वर्ष 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। यह एक ड्युअल मोनार्की यानी दो साम्राज्यों से मिलकर बना एक साम्राज्य था। फ्रांस जोसेफ ऑस्ट्रिया के सम्राट तथा हंगरी के राजा थे। साधारणतः फ्रांस जोसेफ को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का सम्राट कहा जाता था। आर्कड्यूक या राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड यहाँ के युवराज थे यानी भावी सम्राट। उनकी पत्नी थी सोफी चोटे। इनके विवाह की कहानी भी बड़ी रोचक है। फर्डिनांड सोफी से प्रेम करते थे तथा उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु सम्राट को यह मंजूर नहीं था क्योंकि सोफी किसी राजघराने से नहीं थी। वो इनके महल में लेडी इन वेटिंग थी, यानी कि किसी राजसी महिला की पर्सनल असिस्टेंट जैसी। हालांकि ऐसी महिला को भी कुलीन वर्ग का ही माना जाता था, पर फिर भी वो किसी राजघराने से ना होने के कारण काफी विवाद हुआ, पर फर्डिनांड नहीं माने। तब उनके सामने शर्त रखी गई कि सोफी से होने वाली संतानों को राजगद्दी नहीं मिलेगी और उन्हें राजघराने का नहीं माना जाएगा। जैसे फर्डिनांड और सोफी ने आसानी से मान लिया और 1 जुलाई 1900 यानी 1900 को उनका विवाह भी हो गया। उनकी 3 संतानें हुई। वे एक खुशहाल जीवन जी रहे, पर जून 1914 का महीना एक अनहोनी का इंतजार था, जिसके बाद दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए आने वाले वर्ष कुछ प्रलयंकारी होने वाले थे। दिन था रविवार का, तारीख थी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड, जो कि ऑस्ट्रिया के युवराज भी थे, अपनी पत्नी सोफी के साथ ट्रेन द्वारा सुबह के 10 बजे के लगभग साराजेवो दौरे के लिए पहुंचे। साराजेवो बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी थी, जिसका हाल ही में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में विलय हुआ था। वे वहां से सड़क मार्ग द्वारा एपलक्वे के इलाके से होते हुए टाउन हॉल की तरफ रवाना हुए। यह मार्ग मिलास्का नदी के किनारे समानांतर पर था। उनकी कार की छत को खुला रखा गया ताकि भीड़ को उनके दर्शन हो सके। इस कार में फर्डिनांड, उनकी पत्नी सोफी के अलावा जनरल ऑस्कर पोट्योरेक भी थे। लोगों की भीड़ इस शाही जोड़े की एक झलक पाने के लिए उमड़ रही, पर आज यहाँ करीब 6 षड्यंत्रकारी उसी सड़क पर इस शाही जोड़े पर हमले के लिए अलग अलग जगह घात लगाए तैयार। यह शाही सवारी पहले मोहम्मद मेहमद बसेक नामक षड्यंत्रकारी, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी बैंक के सामने खड़ा था, के सामने से गुजरी, पर वो घबरा गया तथा उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो कुछ ना कर सका। करीब 10:15 बजे शाही कार वहां के पुलिस थाने और सुमरिया ब्रिज के नजदीक से गुजरी। यहाँ पर 19 वर्षीय काब्रिनोविक नामक क्रांतिकारी था, जिसने मौका देखकर एक हैंड ग्रेनेड इस काफिले पर फेंका, पर फर्डिनांड के ड्राइवर ने इसे देख लिया और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। बम को फटने के लिए करीब 10 सेकंड लगने थे। तब तक 3 गाड़ियां आगे निकल गईं और बम चौथी गाड़ी के नीचे फटा। इसके दोनों सवार बुरी तरह घायल हुए। ये हमला विफल हो चुका था। काब्रिनोविक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए साइनाइड खाकर मिलास्का नदी में छलांग लगा दी, परंतु उसके दुर्भाग्य से साइनाइड एक्सपायर डेट की थी, जो उसे सिर्फ बीमार कर सकती थी, और नदी भी गहरी नहीं थी, तो पुलिस वाले उसे आराम से बाहर निकाल लाए। इस घटना के बाद ये काफिला तेजी से टाउन हॉल की तरफ बढ़ गया और षड्यंत्रकारियों को लगा कि उन्होंने मौका गंवा दिया। आर्कड्यूक फर्डिनांड ने वहां अपने निर्धारित भाषण देने के बाद घायलों को अस्पताल जाकर देखने की इच्छा जाहिर। जनरल ऑस्कर पोट्योरेक ने हालात को देखते हुए तय किया कि गाड़ी को सीधे एपलक्वे से अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वे इस योजना को आर्कड्यूक के ड्राइवर को बताना ही भूल गए। ड्राइवर, जो कि सराजेवो के रास्ते से अनजान था, गाड़ी को उसी मार्ग से ले जाने लगा जिस मार्ग से वे आए थे। उसे एक जगह दाईं ओर मुड़ना था अस्पताल के लिए, लेकिन वो लेटिन ब्रिज के पास उलझन में पड़ गया और उसने गाड़ी को जोसेफ स्ट्रीट की तरफ घुमा दिया। यहाँ पर 19 वर्षीय गाब्रिएलो प्रिंसिप एक रेस्तरां के सामने खड़ा सैंडविच खा रहा था। गाड़ी देखते ही उसे लगा कि मौका अभी हाथ से गया नहीं है और वो सैंडविच को आधा ही छोड़ गाड़ी की तरफ बढ़ा। इधर ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास होते ही वो गाड़ी को पीछे करने की कोशिश करने लगा,
पर गाड़ी बंद पड़ गई और गावरिलो प्रिंसिप को अच्छा मौका मिल गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज से यानी कि नजदीक से 2 गोलियां चलाई। एक सोफी के पेट में लगी तथा दूसरी फर्डिनांड की गर्दन पर। अगले 1 घंटे के भीतर अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। इस हमले ने यूरोप में एक ऐसी हलचल पैदा की जिसके चलते प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध को ग्रेट वॉर तथा सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में कुल 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग मारे गए। आखिर एक हमले ने एक विश्व युद्ध का रूप कैसे ले लिया और यह हमला क्यों हुआ, इसे जानने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा, यानी थोड़ा बैकग्राउंड। करीब इस युद्ध के 40 साल पहले 1870-71 में एक और युद्ध लड़ा गया था फ्रांस और प्रूशिया के बीच, जिसे फ्रैंको प्रूशियन वॉर भी कहा जाता है। युद्ध तो फ्रांस ने ही पहले शुरू किया था, पर प्रूशिया यानी कि उस वक्त का जर्मनी चाहता था कि ये युद्ध हो। इस युद्ध का पूरा फायदा प्रूशिया को ही हुआ। उसने अपने आसपास के छोटे छोटे जर्मन राज्यों को इस युद्ध में अपने साथ कर लिया और फ्रांस को हरा दिया। इस युद्ध के नतीजे से अब एक नया एकीकृत जर्मनी तैयार हुआ जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, विशाल और शक्तिशाली था। दूसरा कारण हम देखते हैं जो 1878 में एक सम्मेलन हुआ जिसे बर्लिन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई जर्मन के चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था। इसमें यूरोप के 6 शक्तिशाली देश शामिल हुए थे, जिनमें थे ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली तथा फ्रांस। अन्य देश थे ऑटोमन साम्राज्य तथा बल्कान देश। बल्कान देश उन देशों को कहा जाता है जो यूरोप के दक्षिण पूर्व हिस्से में हैं, जैसे कि ग्रीस, अल्बानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बॉस्निया हर्जेगोविना इत्यादि। इसका मुख्य उद्देश्य था पिछली सेंट स्टेफिनो नाम के संधि को रद्द कर एक नया करार बनाना, जिससे यूरोप में चल रही अस्थिरता में सुधार हो तथा शांति बहाल हो। सैन स्टेफानो की संधि उसी वर्ष मार्च में रूस तथा ऑटोमन साम्राज्य के बीच हुई थी, जिसके तहत बुल्गारिया को ऑटोमन साम्राज्य के अधीन स्वायत्त देश घोषित किया गया। स्वायत्त देश यानी एक स्वाधीन, एक अलग देश बुल्गारिया, लेकिन रहेगा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ही। परंतु बल्कान में अस्थिरता के चलते रूस तुर्की युद्ध 1877 और 78 में लड़ा गया। रूस तुर्की का मतलब तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य को आज तुर्की के नाम से हम जानते हैं। बर्लिन सम्मेलन के नतीजे में रोमानिया, मोंटेनिग्रो तथा सर्बिया को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, परंतु इन्हें बहुत छोटे इलाके ही दिए गए। बुल्गारिया के बड़े आकार को भी सीमित किया गया, जिससे ऑटोमन साम्राज्य और संकुचित हो गया। इसी के साथ ब्रिटेन के साइप्रस पर तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के बॉस्निया हर्जेगोविना पर शासन को मंजूरी भी दे दी गई, पर आधिकारिक तौर पर बॉस्निया हर्जेगोविना ऑटोमन साम्राज्य का ही हिस्सा रहा। बर्लिन सम्मेलन को शांति तथा स्थिरता वाला माना तो गया, पर वो वैसा था नहीं। रूस तथा बल्कान देश इससे संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण आखिर 1912 से 1913 के बीच प्रथम बल्कान युद्ध तथा द्वितीय बल्कान युद्ध हुए, यानी ये बल्कान देशों के आपस में युद्ध हुए। बर्लिन सम्मेलन ने असलियत में यूरोप में गुटबाजी को जन्म दे दिया। युद्ध से पहले 1914 तक यूरोप कई गुटों में बंट गया। इनमें से एक तो था त्रिराष्ट्रीय सौहार्द गुट, जिसे ट्रिपल अंटाम कहा जाता है, जिसमें रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस थे। यह गुट आधिकारिक रूप से एक संधि तो नहीं थी, परंतु 1894, 1904 तथा 1907 में हुई अलग अलग संधियों के नतीजे से इन तीनों देश में एक आपसी सहमति बन गई। दूसरे, यूरोप में उत्तर में जर्मनी तथा दक्षिण में ऑस्ट्रिया हंगरी का एक द्विराष्ट्रीय संधि गुट तैयार हुआ, जो 7 अक्टूबर 1879 में बना। 20 मई 1882 को इटली को शामिल कर ये त्रिराष्ट्रीय संधि बन गया, जिसे सेंट्रल पावर भी कहते हैं। परंतु यह संधि 1915 में ठीक विश्व युद्ध के समय इटली के अलग हो जाने से, या यूं कहें कि इटली के धोखा देने से टूट गई। इसके पीछे का कारण था इटली की महत्वाकांक्षा। दरअसल
इटली चाहता था कि बल्कान क्षेत्र में उसकी मनमानी या क्षेत्र विस्तार में ये देश उसका साथ दें या मौन समर्थन दें। 1887 में संधि के नवीनीकरण के समय यानी संधि के रिन्यू के टाइम पर जर्मनी ने इसका भरोसा भी दिया, पर जर्मनी के चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क को इसके लिए ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर दबाव बनाना था। परंतु ऑस्ट्रिया हंगरी इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसकी भी इच्छा कुछ ऐसी ही थी इस इलाके को लेकर। आखिर में 1902 की संधि के नवीनीकरण के ठीक बाद इटली ने गोपनीय तरीके से, गुप्त तरीके से, चुपचाप से फ्रांस के साथ करार कर लिया। इस तरह इटली ने ट्रिपल एंटान तथा त्रिराष्ट्रीय गुट यानी कि सेंट्रल पावर दोनों से करार कर रखा, वो दोनों तरफ था। ये तो थी उस समय के यूरोप की स्थिति या विश्व भूमि की पृष्ठभूमि। अब हम जानेंगे कि विश्व युद्ध आरंभ कैसे हुआ। अब हम उसी कहानी पे चलते हैं जब आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या हुई। इनकी हत्या करने वाला 19 वर्षीय गावरिलो प्रिंसिप एक बोस्नियाई सर्ब दरअसल एक क्रांतिकारी था और यंग बोस्निया नामक क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण के स्लाव लोगों के क्षेत्रों को आजाद कराना और एक संगठित यूगोस्लाविया का गठन करना था। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ देशों के लिए गावरिलो प्रिंसिप एक हीरो की तरह है, तो कुछ के लिए एक मर्डर हत्यारा है। गावरिलो ने यह माना था कि वो बोस्निया हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से आजाद कराना चाहता था। बाद में यह भी पता चला कि इन षड्यंत्रकारियों को हथियार सर्बिया के सेना की खुफिया विभाग ने दिलवाए थे। इससे ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत ज्यादा नाराज हुआ। वो पहले से ही मानता था कि दक्षिण स्लाव के आंदोलन और क्रांतिकारी संगठन सर्बिया द्वारा प्रायोजित हैं, जो उसके बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के लिए खतरा हो सकती है। अब वो सर्बिया के ऊपर सैन्य हमला करना चाहता था, पर उसे रूस का भी डर था, जो कि सर्बिया का समर्थक या मित्र था। इसके लिए उसने जर्मनी से आश्वासन मांगा कि वो किसी भी युद्ध की परिस्थिति में उसका साथ दे। जर्मनी इसके लिए तुरंत तैयार हो गया और साथ ही उसने कहा कि वो हमला जल्द करे, क्योंकि इस समय दुनिया में आर्कड्यूक की हत्या से ऑस्ट्रिया के प्रति सबकी सहानुभूति है और उसके खिलाफ कोई नहीं होगा। जर्मनी को रूस के बढ़ती ताकत का अंदाजा था, इसलिए वो चाहता था कि युद्ध जल्द हो, ताकि अगर युद्ध में रूस आता भी है तो भी यही वो समय है जब उससे लड़ा जा सके। देरी होने पर रूस अपनी सेना को संगठित कर लेगा और समय के साथ उसकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी अपनी पूरी सैन्य ताकत को संगठित करने के बाद ही जोरदार हमला करना चाहता। इसके लिए उसने करीब 1 महीने की देरी से 23 जुलाई को सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया कि वो आर्कड्यूक की हत्या की जांच ऑस्ट्रिया को करने दी, बावजूद इसके कि सर्बिया पहले ही बता चुका था कि उसकी खुद की निष्पक्ष जांच चल रही है। सर्बिया के इस अल्टीमेटम का जवाब देने से पहले ही रूस सर्बिया के बचाव में आ गया। उसने अपनी सेना को आंशिक मोर्चाबंदी के आदेश दे दी। जर्मनी को जब पता चला कि रूसी सेना जर्मन बॉर्डर पर जमा हो रही है तो वो चिंतित हो गया। पहले जर्मन रणनीतिकारों ने यह अनुमान लगाया था कि पूर्व में रूसी सेना की हलचल कम ही होगी और असलियत में उन्हें पश्चिम में फ्रांस में, जो कि रूस का मित्र तथा जर्मनी का शत्रु है, की सैन्य गतिविधि अधिक देखने को मिलेगी। और अगर युद्ध होता है तो वे पहले फ्रांस पर बेल्जियम से होते हुए हमला करेंगे और जल्द ही उसे हराने के बाद रूस से सामना करेंगे। इसे शिल्फेन प्लान के नाम से जाना जाता। पर इधर फ्रांस जानता था कि अगर शक्तिशाली जर्मनी को हराना है तो उसे रूस के साथ मिलकर एक साथ हमला करना होगा। इसके लिए फ्रांस ने रूस के साथ साथ अपनी भी सेना को बॉर्डर पर संगठित करना शुरू कर दिया। इससे जर्मनी की चिंता और बढ़ गई। इधर ब्रिटेन, जिसका झुकाव फ्रांस तथा रूस की तरफ ज्यादा था, उसने निष्पक्ष रहने की कोशिश की और शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता करने की भी पेशकश की। इसके जवाब में जर्मनी ने भी कई वादे ब्रिटेन से किए, सिर्फ उसे युद्ध से दूर रखने के लिए, पर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। यह सब जुलाई के महीने में ही चल रहा था, इसलिए जुलाई 1914 के महीने को जुलाई क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है।
आखिरकार ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया की राजधानी बेलग्राद के ऊपर 28 जुलाई 1914 को बमबारी शुरू कर दी। रूस, जो पहले से ही सेना की मोर्चाबंदी कर रहा था, आखिरकार 30 जुलाई को उसने सेना की पूर्ण मोर्चाबंदी या युद्ध की तैयारी के आदेश दे दिए। ऑस्ट्रिया हंगरी तथा जर्मनी ने भी ऐसे ही आदेश जारी किए। साथ ही जर्मनी ने रूस को चेतावनी भी दी कि वो अगले 12 घंटे के भीतर अपनी सेना की मोर्चाबंदी तोड़े, लेकिन रूस पीछे नहीं हटा और 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस ने रूस के समर्थन में 2 अगस्त को पूर्ण मोर्चाबंदी या युद्ध की तैयारी की घोषणा की और 6 अगस्त को ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी जर्मनी के समर्थन में रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 2 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर हमले के लिए बेल्जियम को रास्ता देने को कहा, पर बेल्जियम ने साफ मना कर दिया। इस पर जर्मनी ने 3 अगस्त को बेल्जियम पर हमला कर दिया। बेल्जियम ने ब्रिटेन से 1839 की लंदन संधि का हवाला देते हुए मदद मांगी और 4 अगस्त को ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन के पास उसके उपनिवेशवादी देशों की तरह ही औपनिवेशिक देशों की सेनाएं थीं, जिनमें शक्तिशाली भारतीय सेना प्रमुख थी। 12 अगस्त को ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। नवंबर 1914 में ऑटोमन साम्राज्य भी ऑस्ट्रिया हंगरी के समर्थन में युद्ध में कूद पड़ा। युद्ध अब भयंकर रूप ले चुका है। युद्ध न केवल यूरोप में बल्कि इन उपनिवेशवादी देशों के औपनिवेशिक राज्यों में भी चला। यूरोप अब तक 2 गुटों में बंट चुका था। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि एक गुट था ट्रिपल एंटांट या मित्र राष्ट्र तथा दूसरा था त्रिराष्ट्रीय संधि या केंद्रीय शक्ति। सितंबर 1914 में मान नदी के किनारे लड़े गए युद्ध, जिसे बैटल ऑफ मान कहा जाता है, के बाद जर्मन सेना का पश्चिम की तरफ बढ़ना रुक गया। 1915 में इटली ने केंद्रीय शक्तियों को धोखा देकर मित्र राष्ट्रों से संधि कर ली तथा युद्ध में शामिल हो गया। इसी वर्ष बुल्गारिया भी युद्ध में केंद्रीय शक्तियों की तरफ से कूद पड़ा। शुरुआती युद्ध में जैसा कि ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को सबक सिखाना चाहते थे, ठीक वैसे ही पहली मुहिम में ही सर्बिया तथा उसके साथी देश मोंटेनीग्रो की हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरे मुहिम में अक्टूबर 1915 में जर्मन तथा बुल्गारिया की सेना भी साथ है और इससे पहले कि मित्र राष्ट्र की सेना कोई मदद कर पाती, उन्होंने सर्बिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया पर कब्जा कर दिया। 1916 तक इस युद्ध में अन्य देश जैसे रोमानिया, पुर्तगाल और हिजस भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो चुके थे। इनमें से रोमानिया अगस्त 1916 में युद्ध में शामिल हुआ और दिसंबर 1917 तक केंद्रीय शक्तियों से युद्ध हार भी गया। 1917 में ग्रीस भी मित्र राष्ट्रों के खेमे में शामिल हो गया और इससे युद्ध दक्षिण में बल्कान देशों तक फैल गया। अमेरिका इस युद्ध में अब तक तो शामिल नहीं था, पर वो मित्र राष्ट्रों को युद्ध सामग्री मुहैया करा रहा था, जैसा कि वो हमेशा करता है। इसके जवाब में जर्मन पनडुब्बियों ने माल ले जा रहे अमेरिका के कई जहाजों को डुबा दिया। इससे नाराज होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1917 में रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गई थी और इसी के चलते मार्च 1918 में रूस में नई बनी बोल्शेविक की सरकार ने केंद्रीय शक्तियों से सुलह करके युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और इस तरह रूस विश्व युद्ध से बाहर हो गया। इससे जर्मनी को राहत मिली तथा उसने अपने पूर्वी मोर्चे में तैनात सैनिकों को अब पश्चिमी मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने से सब बदलने वाला था। अमेरिका हर रोज इस मोर्चे पर अपने सैनिक भेज रहा था। एक अनुमान के मुताबिक 1918 के मध्य तक अमेरिका ने करीब 20 लाख सैनिक यूरोप के मोर्चे पर भेज दिए। जर्मनी, जो कि लंबे समय से इन शक्तियों से लड़ रहा था, अब वो सैनिकों की घटती संख्या से परेशान हो, जबकि अमेरिका ने 1918 के मध्य से ही अपने प्रशिक्षित सैनिकों को अधिक संख्या में युद्ध में भेजना शुरू कर दिया। इस पश्चिमी मोर्चे पर अमेरिका लगभग 10,000 सैनिक रोज भेज रहा था। जर्मनी ने अपनी आरक्षित सेना यानी रिजर्व आर्मी को भी भेजना शुरू कर दिया, पर यह सब अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। आखिरकार केंद्रीय शक्ति के देश एक एक कर हार मानने लगे।
सर्वप्रथम 29 सितंबर को बुल्गारिया ने हथियार डाल दिए। इसके बाद 31 अक्टूबर को ओटोमन साम्राज्य ने तथा 3 नवंबर को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ने भी हथियार डाल दिए। जर्मनी में सरकार के खिलाफ एक क्रांति शुरू हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी के सम्राट काइजर विल्हेम को 9 नवंबर 1918 को गद्दी से हटा दिया गया और वहां लोकतांत्रिक गणतंत्र सरकार का गठन किया गया, जिसे बाद में वेमार रिपब्लिक के नाम से जाना गया। अब जर्मनी युद्ध में अकेला था, सेना का मनोबल टूटा हुआ था, सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे में इस नई सरकार ने युद्ध में हार स्वीकार की और 11 नवंबर को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गई। यह विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक कुल 4 साल 3.5 महीने तक चला। इस विश्व युद्ध में 99 लाख सैनिक मारे गए, 2 करोड़ 12 लाख सैनिक घायल हुए तथा 77 लाख आम नागरिक मारे गए। एक अनुमान के मुताबिक कुल 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। इसके बाद जीते हुए देशों ने, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस तथा इटली प्रमुख थे, 1919 से 1920 तक चले पेरिस शांति वार्ता में अपनी शर्तें हारे हुए देशों पर थोपी। हारे हुए देशों को इसे मानना ही था, उनके पास कोई रास्ता नहीं। इनमें कई विवादास्पद संधियां हुई, जिनमें जर्मनी के ऊपर बड़ी कठोरता से युद्ध की क्षतिपूर्ति या आर्थिक जुर्माने लगाए गए। इससे इन देशों में राजनीतिक असंतोष व्याप्त हुआ, जो अगले कई दशकों तक रहा और एक तरह से दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी गई।